डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन हम स्टार्ट करेंगे इस बार क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 है डाटा स्ट्रक्चर। इसमें हम बेसिकली स्टैक से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे, तो चलो लेट्स द शो बिगिन। पाइथन के फ्रेमवर्क के थ्रू हम पूरा डाटा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे। डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, पाइथन में डाटा स्ट्रक्चर का क्या रोल है, ऐसे बाहर की लाइफ में डाटा स्ट्रक्चर का क्या रोल है, एवरीडे हम डाटा स्ट्रक्चर को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, तो सारी चीजें शायद मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। होप आपको समझ आए। तो पाइथन तो बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा मतलब फॉर्मेट है जिसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, रिड्यूस फोल्ड जो करना है, मतलब हम बेसिकली सारा काम जो होता है डाटा के रिलेटेड हम सारा कर सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, एक फॉर्मेट है जिसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज, प्रोसेस, रिट्रीव जो भी करना है, सॉर्ट करना हो डाटा को, वो सब हम करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग पर्पजेस के हिसाब से अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाते हैं, तो हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। टोटल डाटा स्ट्रक्चर्स लूप्स में भी वर्क करते हैं, इंडेक्सेस में भी वर्क करते हैं, एलिमेंट्स में भी वर्क करते हैं, और कभी कभी लिस्ट में भी वर्क करते हैं। मेन हमारे सिलेबस के हिसाब से हम लिस्ट में वर्क करवाना सीखेंगे, लेकिन मतलब लूप्स, इंडेक्सेस और एलिमेंट्स में भी वर्क करते हैं। ओके, तो बात करें अगर हम डाटा स्ट्रक्चर्स होते कितने टाइप के, तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होते हैं। जिनमें से प्रिमिटिव डाटा टाइप की हम बात करें तो हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें प्रिमिटिव में, क्योंकि फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग और बूलियन हम पहले का पढ़ चुके हैं। और नॉन प्रिमिटिव में बिल्ट इन हम लिस्ट भी पढ़ चुके हैं, डबल, डिक्शनरी, सेट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस हमारे बचे हुए हैं, आप न्यू होंगे, इनसे वाकिफ होंगे। स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट और ट्री, इनको हम धीरे धीरे आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, डाटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हम बेसिकली ये डाटा स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। ओके, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, और बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स भी हमने मतलब टर्म के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर चुके हैं। अब हम बेसिकली इस वीडियो पे फोकस करेंगे यूजर डिफाइंड पे, और उस पर भी हम बेसिकली पूरे पे नहीं फोकस करेंगे। हमारा स्टैक और क्यू मेन मोटो है, और उस स्टैक और क्यू में से भी मेनली हम इस अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस हमने सिर्फ स्टैक पढ़ना है। क्यू हमारे सिलेबस में, लेटेस्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन 12th टर्म 2 के सिलेबस में है स्टैक क्यू। ओके, तो हम उसका थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन भी लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डाटा स्ट्रक्चर किस तरह से करते हैं। स्टैक, अगर आपको स्टैक की कोई डेफिनेशन पूछे कि स्टैक क्या होता है, तो आप एक लाइन में ऐसा कह सकते हैं, स्टैक एक वर्टिकल डाटा स्ट्रक्चर है, और क्यू उसी टाइम पे आप मतलब कह सकते हैं कि क्यू एक जो डाटा स्ट्रक्चर है वो एक हॉरिजॉन्टल डाटा स्ट्रक्चर। आप एक डेली लाइफ एग्जांपल के हिसाब से समझ सकते हैं। एक पैनकेक्स का एग्जांपल है, वो हॉरिजॉन्टल है, सॉरी जो पैनकेक्स का एग्जांपल है वो वर्टिकल एग्जांपल है, तो वो स्टैक की एग्जांपल होगी। और जो हम लाइन में खड़े रहते हैं किसी बैंक के काम के लिए, या फिर पैसे निकलवाने के लिए एटीएम के बाहर, या फिर हमारे स्कूल में हमारे लाइंस बनवाई जाती हैं, तो वो सारी की सारी चीजें क्यू में आ जाती है। ओके, तो बेस्ट हम देखें स्टैक होता क्या है। स्टैक क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, वर्टिकली वर्क करता है, ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और इसके मेन प्रिंसिपल ऑपरेशंस दो होते हैं। ये सिर्फ दो प्रिंसिपल ऑपरेशंस इसके ऊपर मेनली वर्क करते हैं, और भी होते हैं लेकिन मेनली दो वर्क करते हैं। एक होता है इसमें पुश एंड एक होता है पॉप। ठीक है, यही दो हम मेनली यूज करते हैं कि, और बाकी सब तो जो है वो हम साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। ओके, तो मैं बेसिकली आपको स्टैक और क्यू के बीच में फर्क बता दूं और किस तरह से एग्जांपल्स के थ्रू में समझाऊं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कंटेनर के थ्रू। ओके, एक कंटेनर में हमने सबसे पहले अगर एलिमेंट्स इंसर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमने एलिमेंट इंसर्ट किया, उसको हमने मार्क कर दिया 1। ओके, किया हमारे फर्स्ट नंबर पर डाला हमने। जब दूसरा एलिमेंट ऐड किया हमने उसको नाम सेकंड दे दिया, क्यों हमने दूसरे नंबर पर डाला। और जब हमने तीसरा एलिमेंट डाला तो हमने उसे थर्ड डिनोट कर दिया, क्योंकि वो हमने थर्ड एलिमेंट डाला। अब निकलते टाइम, अभी ये इसका एक एंड है, तो स्टैक आपको मैंने बोला है कि वर्टिकल होता है और इसका एक ही एंड होता है। ठीक है, निकलने का और डलने के लिए। तो जब ये निकलेगा तो जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होता है, जो थर्ड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड ही रहेगा, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा थर्ड एलिमेंट बन जाएगा निकलते टाइम। तो इस तरह से स्टैक बेसिकली वर्क करता है कि स्टैक वर्क करता है लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका कहने का मतलब ये है कि जो चीज सबसे लास्ट में हम स्टैक के अंदर एंटर करेंगे, निकलते टाइम या फिर रिमूव होते टाइम सबसे पहले वही आइटम रिमूव होगी जो हमने सबसे लास्ट में डाली होगी। अब बेसिकली आपको क्यू का भी एग्जांपल देना है, ताकि साइड बाय साइड आपको दोनों का मतलब समझ आए। क्यू मैंने आपको बोला एक हॉरिजॉन्टल डाटा स्ट्रक्चर है, हॉरिजॉन्टल डाटा स्ट्रक्चर, और साथ में इसके दोनों एंड्स खुले रहते हैं। ओके, डाटा एंटर करते टाइम हमने फर्स्ट डाटा एंटर किया, सेकंड डाटा एंटर किया, और हमने थर्ड डाटा एंटर किया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि निकलते टाइम ये उसी पोजीशन से नहीं निकलते, ये जिस ऑर्डर में ये एंटर हुए होते हैं उसी ऑर्डर में निकलते हैं। इसलिए हम क्यू को कहते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो एलिमेंट सबसे फर्स्ट में इंसर्ट होगा वही सबसे पहले
आउट भी सबसे पहले वही होगा। तो बेसिकली आपको क्यू और स्टैक के बीच में एक सिंपल फर्क समझ आ गया होगा, क्यू और स्टैक किस तरह से बेसिकली वर्क करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता अब इसमें आपको क्यू और स्टैक में कोई बचा होगा कि मतलब आपको फर्क करने में प्रॉब्लम हो कि क्यू क्या होता है, स्टैक क्या होता है। स्टैक वर्टिकल डाटा स्ट्रक्चर है और क्यू हॉरिजॉन्टल डाटा स्ट्रक्चर है। ओके, तो चलिए हम रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ स्टैक देखते हैं, क्योंकि क्यू हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम सिर्फ स्टैक से रिलेटेड रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको बेसिकली समझ आ जाए कि स्टैक किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले स्टैक के हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टैक ऑफ बुक्स। स्टैक ऑफ बुक्स आपने देखिए बुक्स का ढेर हर जगह पड़ा हुआ होता है, हमारे घर में पढ़ते हम उतनी नहीं है जितनी हमने बुक्स फैला के रखी हुई होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो बुक्स का ढेर होता है, एक के ऊपर एक बुक्स का हम ढेर बोले, पिलर बोले, कुछ भी बोले, तो वो हमारा एक रियल लाइफ स्टैक एग्जांपल है। क्योंकि इसमें जो बुक हम सबसे ऊपर एंटर करते हैं, वो हम जो बुक सबसे ऊपर होती है वो हम सबसे लास्ट में एंटर करते हैं उसको, उस पोल के अंदर, और निकालते टाइम हम उसे सबसे पहले निकालते हैं अगर रिमूव करते टाइम। तो हम इसका सिमिलर एग्जांपल हम पाइल ऑफ क्लोथ्स का ले सकते हैं, क्योंकि क्लोथ्स भी सिमिलर मैनर में वर्क करता है जिस तरह से हम बुक्स को, मतलब बुक्स जिस तरह से वर्क करता है उसी सेम मैनर में हमारा क्लोथ्स भी वर्क करता है। ओके, अब वेयरिंग एंड रिमूविंग ऑफ बैंगल्स भी एक रियल लाइफ एग्जांपल हो सकता है स्टैक का। आप समझने की कोशिश करें कि देखिए जब हम चूड़ी डालते हैं, हम नहीं मतलब जब फीमेल्स चूड़ियां डालती हैं तो जो वो चूड़ी सबसे पहले उन्होंने अपने हाथ में डाली होती है, निकालते टाइम रिमूव करते टाइम वो सबसे लास्ट में निकलती है, और जो चूड़ी उन्होंने सबसे लास्ट में डाली हुई होती है अपने हाथ में, निकलते टाइम वो सबसे पहले निकल जाती है चूड़ी। तो आप इसका एक तरह से एग्जांपल समझ सकते हैं। और लास्ट एक प्रॉब्लम आती है टॉवर ऑफ हैनोई। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बोलूंगा, एक बेस्ट एग्जांपल है स्टैक का, या फिर मैं बोलूं रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ स्टैक का बेस्ट हैनोई प्रॉब्लम, टॉवर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम है। ये बेसिकली हैनोई प्रॉब्लम मैं आपको किसी और वीडियो में फीचर करना चाहूँ अगर आप बोलो तो। ऐसे हमारे हैनोई प्रॉब्लम हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप बोलो तो इसके ऊपर 5 या 6 मिनट की एक वीडियो बनाई जा सकती है जिसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से वर्क करता है, इस तरह स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं कि वर्क किस तरह से करता है। इसमें क्या होता है कि 3 पोल्स होते हैं या 3 पिलर्स होते हैं, उसके अंदर हमने कुछ n नंबर ऑफ डिस्क होती है, हर डिस्क का साइज अलग अलग होता है, और वो हर एक डिस्क क्या है अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगी होती है, सबसे नीचे सबसे बड़ी डिस्क और उसके ऊपर छोटी छोटी डिस्क लगी होती है। ओके, तो ये वर्क इस तरह से करता है कि हमें सबसे एक पोल से हमें दूसरे पोल में सारे डिस्क ट्रांसफर करनी है, लेकिन हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कभी भी जो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है वो ना टूटे। हमेशा मतलब जो हमारा बड़ी डिस्क है वो हमेशा बॉटम में रहनी चाहिए, और जो उससे छोटी डिस्क है वो हम सबसे ऊपर रख सकते हैं। ओके, लेकिन मतलब इसका ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए। देखिए अब आप इतने एक सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमें 7 स्टेप्स फॉलो करने पड़े, तब जाके हम इन 3 डिस्क को ए से सी में कन्वर्ट कर पाए, ओके, ट्रांसफर कर पाए। तो आप इस तरह इसमें देखिए कहीं पे भी उस रूल को, किसी भी रूल को अवॉइड नहीं किया गया है। तो इस तरह से आप एग्जांपल देख सकते हैं, और मैं आपको अगर इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा तो n नंबर ऑफ डिस्क के साथ मैं उसको बताऊंगा कि आपको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो उसे। ओके, तो चलिए हम कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कोडिंग ही तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि किस तरह से कोडिंग होती है। तो चलिए मैंने अपना कोड एडिटर खोल लिया है। ओके, तो वर्क करते हैं हम स्टैक की कोडिंग पे। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आपको इतना सा बता दिया कि स्टैक होता क्या है, स्टैक वर्क किस तरह से करता है। तो हम धीरे धीरे उसकी पाइथन के अंदर इंप्लीमेंटेशन देखेंगे कि पाइथन के अंदर हम स्टैक किस तरह से यूज करते हैं। आई होप आप सब टर्म 1 में लिस्ट के बारे में पढ़ा होगा। ओके, लिस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो हम चलिए उसी के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लिस्ट एक म्यूटेबल डाटा टाइप है। ओके, म्यूटेबल डाटा टाइप है, और इसके अंदर डाटा इंसर्ट करना, रिमूव करना बहुत इजी होता है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा फंक्शंस है। अगर बिल्ट इन फंक्शंस पाइथन के अंदर बहुत ज्यादा है जो लिस्ट के साथ वर्क करते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स को रिमूव करना, इंसर्ट करना, इसमें हेल्प करते हैं। तो हम एक लिस्ट के थ्रू स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टैक हम क्रिएट करते हैं तो हम कौन-कौन एल्गोरिथम के कौन-कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप अगर मैं लिखूं, सबसे पहला स्टेप जो हम फॉलो करते हैं वो होता है क्रिएटिंग अ स्टैक। ओके, अब क्रिएटिंग अ स्टैक हम किस तरह से करते हैं, TING, क्रिएटिंग अ स्टैक। अब क्रिएटिंग अ स्टैक, इसमें आपको एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि हम एक स्टैक क्रिएट करेंगे। ओके, सबसे पहले काम हमारा क्या होगा, जब भी हमारे स्टैक से रिलेटेड की क्वेश्चन है हमें सबसे पहले स्टैक को क्रिएट करना है। ओके, अब जब स्टैक हमारा क्रिएट हो गया, सेकंड स्टेप क्या हम करेंगे, एंटर एलिमेंट्स इन द स्टैक, या फिर इंसर्टिंग एलिमेंट्स, INSERTING, इंसर्टिंग एलिमेंट। मेरे साथ पता नहीं क्या होता है कि जब भी मैं टाइप करने की कोशिश करूँ हमेशा कुछ ना कुछ मैं गलत लिख देता हूँ, फिर उसके बाद से मुझे वापस से चेक करना पड़ता है। ओके,
तो मैं आपके सामने गलती ना हो इसलिए मैं स्पेलिंग बाय स्पेलिंग बोल बोल के लिख रहा हूँ ताकि आपको भी समझ आते रहे कि इंसर्टिंग एलिमेंट्स, हमने एलिमेंट्स भी इंसर्ट कर लिया। थर्ड स्टेप इस एल्गोरिथम का जो थर्ड स्टेप फॉलो करते हैं वो होता है हम लिस्ट का या फिर हम बोले स्टैक का स्टेटस चेक करते हैं। ओके, तो हम इधर लिख देता हूँ चेकिंग स्टेटस, चेकिंग स्टेटस। ओके, चेकिंग स्टेटस हम स्टेटस किस तरह से चेक करते हैं स्टैक का, कि हम उसमें चेक करेंगे कि कितने एलिमेंट्स इंसर्ट हुए हैं, क्या स्टैक फुल तो नहीं है, क्या स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, वो सारी चीजें हम चेक करते हैं। ओके, अब ये सारी चीज चेक करने के बाद हम इसमें फोर्थ स्टेप करते हैं रिमूविंग एन एलिमेंट या रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम लास्ट, रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम लास्ट। रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम लास्ट हम इसके अंदर रख सकते हैं फोर्थ स्टेप। और सेकंड स्टेप को भी हम इस तरह से यूज कर सकते हैं इंसर्टिंग एलिमेंट इन लास्ट या एट लास्ट, क्योंकि हमें पता है कि स्टैक वन वे वर्क करता है तो हमेशा एलिमेंट्स हम लास्ट के थ्रू एंटर मतलब बैकएंड के थ्रू एंटर कर सकते हैं। फ्रंट से हम कोई भी एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते और ना ही बीच में कोई डाल सकते हैं। हम सिर्फ एक ही एल्गोरिथम में मैंने आपको उस एग्जांपल के थ्रू समझाया कि हम किस तरह से स्टैक के अंदर एलिमेंट्स निकालते हैं और डालते हैं। ओके, रिमूविंग एंड स्टैक लास्ट जो हम चीज चेक करते हैं, जो हमारा इसका लास्ट स्टेप फिफ्थ स्टेप है जो हम स्टैक को इंप्लीमेंट करते हैं यूज करते हैं। फिफ्थ स्टेप हमारा होता है शोइंग या ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट या स्टैक, SHOWING शोइंग स्लैश ट्रैवर्सिंग। अब आप सोचेंगे कि शोइंग और ट्रैवर्सिंग सेम चीज होती है, लेकिन नहीं। शोइंग और ट्रैवर्सिंग में मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताने की अगर कोशिश करूं तो एक एग्जांपल के थ्रू चलिए समझते हैं। ओके, चलो मैं लिख दूं STAC। तो एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक स्कूल के अंदर हैं, ओके, आप सब अपने स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। प्रिंसिपल सर ने नोटिस भेजा कि पूरी 12th क्लास रिपोर्ट करे प्रिंसिपल रूम के आगे रिपोर्ट। ओके, प्रिंसिपल रूम के आगे पूरी 12th क्लास रिपोर्ट करे, तो उस केस में क्या होगा कि पूरी की पूरी 12th क्लास एक साथ जाएगी और उधर रिपोर्ट करेगी। ओके, तो इसे हम कह सकते हैं शोइंग। ओके, शोइंग या फिर हम इसे डिस्प्लेइंग भी बोल सकते हैं। ओके, डाटा को डिस्प्ले करना या स्टैक को डिस्प्ले करना। ओके, अब ट्रैवर्सिंग का क्या मतलब? वो ट्रैवर्सिंग का मतलब हुआ कि उसे एक एक एलिमेंट या फिर सिंगल एलिमेंट करके प्रिंट करना या फिर उसे शोकेस करना। इसका एग्जांपल हो सकता है कि जैसे मैं प्रिंसिपल सर आपको बोले कि रोल नंबर वाइज सारे बच्चे प्रिंसिपल रूम के आगे रिपोर्ट करें, तो क्या होगा? क्लास से सबसे पहले रोल नंबर 1 निकलेगा, रोल नंबर 2 निकलेगा, एक लाइन के फॉर्म में जाएंगे और उधर जाके एक लाइन के फॉर्म में एक एक करके शो होते रहेंगे, प्रिंसिपल सर को अपनी शक्ल दिखाते रहेंगे। ओके, तो इस तरह से हम स्टैक को डिस्प्ले करते हैं। ट्रैवर्सिंग का मतलब आपको समझ आ गया कि मतलब सिंगल एलिमेंट्स के थ्रू जब हम डिस्प्ले करते हैं, और शोइंग मतलब हम पूरा स्टैक एक बार में डिस्प्ले कर रहे हैं। तब इन स्टेप्स को हम समझते हैं कि पाइथन का हम इनका कोड किस तरह से लिखते हैं। होप आप बोर ना हो रहे हो। ओके, तो समझने की कोशिश करते हैं क्या एक एक स्टैक का हम एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? क्रिएटिंग ए स्टैक। स्टैक को क्रिएट करने के हम मेनली 2 तरीके यूज कर सकते हैं। ओके, मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट प्रेफरेबल तरीका आप कौन सा यूज करें ताकि आपके जो एग्जामिनर है वो आपका आंसर शीट देख के उसको लगे इस बच्चे को अच्छी खासी नॉलेज है उससे रिलेटेड। ओके, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं स्टैक। ओके, वेरिएबल आइडेंटिफायर आप जिसे जो बोलना चाहें बोले। स्टैक को सबसे पहले क्रिएट करने के लिए हम बेसिकली आपको पता है कि जो लिस्ट होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में यूज होती है, तो हम एक स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर हम एक स्टैक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक स्टैक को क्रिएट करने का आपको पता होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल भी होता है। जो मैंने आपको अभी बताया वो एक इनफॉर्मल वे है। ओके, वर्क करने पे कोई नंबर आपके इस पे भी नहीं काटेगा, लेकिन एक फॉर्मल वे होता है जिससे मतलब प्रेजेंटेबल लगता है थोड़ा सा प्रोग्राम, है ना। तो उस चीज को शो करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने स्टैक को उस तरह से रिप्रेजेंट करना है तो हम लिस्ट एज अ फंक्शन यूज करते हैं। ओके, लिस्ट एक ऐसा फंक्शन क्या होता है कि जो उस एक एम्प्टी स्टैक लिस्ट, ये भी एम्प्टी लिस्ट ही क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये एक फॉर्मल वे में कर रहा है और एक इनफॉर्मल वे में कर रहा है। ओके, आपको थोड़ा सा टेक्स्ट एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैंने आपको बता दिया मोस्ट प्रेफरेबल मैं आपको बोलूंगा कि आप फॉर्मल वे यूज करें ताकि आपके नंबर्स पे अफेक्ट हो, नंबर्स शो हो। ओके, कभी कभी टीचर्स मतलब नंबर कोई नहीं काटेगा, मैं आपको इतना बता दूं। आप चाहे ऊपर वाला तरीका यूज करें नीचे वाले, कोई भी टीचर पूरे आप लगा लें कि किसी भी स्कूल में कोई भी टीचर इस चीज के नंबर नहीं काटता, लेकिन फिर भी मतलब प्रेजेंटेबल लगता है। टीचर जो आगे के प्रोग्राम्स है फिर उनसे और ज्यादा एक्सपेक्ट करता है और अच्छे से मतलब आपको और क्वेश्चंस में, बाकी क्वेश्चंस में भी अच्छा ग्रेड देने की कोशिश करता है। ओके, कि टीचर को लगता है कि ये बच्चा प्रेजेंटेबल ज्यादा कर सकता है। ओके, तो क्रिएटिंग अ स्टैक के मैंने आपको 2 फीचर्स बताए, मैं आपको मेनली बता रहा हूँ कि आप इस मेथड को यूज करें। सेकंड मेथड आप यूज ना करें तो ज्यादा प्रेफरेबल होगा।
और अगर आपको ये मेथड याद नहीं है, कुछ भी रीजन है आप नहीं लिख सकते, जगह स्पेस कम है, तो आप इस मेथड को यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब सबसे पहले आता है इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन लिस्ट एट लास्ट। स्टैक के अंदर एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट कैसे करें। अब मैं आपको एक फंक्शन, अगर हम लिस्ट का याद करें तो लिस्ट का फंक्शन होता था अपेंड नाम का फंक्शन। अपेंड नाम का फंक्शन क्या करता था, लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट करता था। ओके, तो कहाँ इंसर्ट करता था, हमेशा लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट करता था। वो कभी भी बीच में, जो इंसर्ट फंक्शन था वो कहीं पे भी बीच में इंसर्ट कर सकता था, लेकिन जो हमारा अपेंड फंक्शन था वो हमेशा लास्ट में इंसर्ट करता था। तो स्टैक के अंदर हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए बस अपेंड मेथड का यूज करेंगे या फिर अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे। फंक्शन किस तरह से क्रिएट करेंगे, हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे डेफ कमांड से। डेफ एक कीवर्ड है, आप सबको पता होगा। डेफ के बाद मैं एक एब्रीविएशन लिखूंगा। मैंने आपको जब स्टैक बताया था कि स्टैक रियली क्या होता है, मैंने उसमें आपको बताया कि स्टैक के अंदर दो बेसिक प्रिंसिपल ऑपरेशंस होते हैं, वो होता है पुश एंड पॉप। पुश मतलब एलिमेंट इंसर्ट करना, ये क्या है, पुश एक टाइप ऑफ एब्रीविएशन है। ओके, पुश एक ऐसी एब्रीविएशन है जो हम यूज करते हैं जब हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं स्टैक के अंदर। जब हम एलिमेंट्स को स्टैक के अंदर इंसर्ट करते हैं तो उसको हम एब्रीविएट करते हैं पुश के थ्रू, और जब हम एलिमेंट्स रिमूव करते हैं तो उसे हम एब्रीविएट करते हैं पॉप के थ्रू। ओके, तो इस तरह से हम पॉप और पुश का यूज इसमें करेंगे। डेफ फंक्शन क्रिएट करने के टाइम मैं पुश नाम का फंक्शन क्रिएट करूंगा। अब पुश फंक्शन के अंदर मैं दो पैरामीटर सेट करूंगा। ओके, पहला पैरामीटर मैं सेट करूंगा स्टैक का। ओके, ये इसको मैं st से डिफाइन कर दूं। ओके, st से डिफाइन कर सकता हूं मैं स्टैक को, और दूसरा मेथड मैं यूज करूंगा, जो दूसरा पैरामीटर मैं सेट करूंगा वो होगा आइटम का, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सा आइटम इंसर्ट हो रहा है। ओके, तो मैंने पुश पॉप करके मैंने इसके अंदर एलिमेंट मतलब एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब इस फंक्शन के अंदर मैं किस तरह से वर्क करूंगा। ओके, अब एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए, अब देखिए इसमें मेन बात ये आती है कि क्वेश्चन में कभी-कभी हमें चेकिंग स्टेटस करने के लिए कोई कमांड नहीं दी जाती, तो हम स्टेटस चेक भी नहीं करते। ओके, तो हमें इस तरह से वर्क करना है, इतना स्मार्टली वर्क करना है कि जो पुश और पॉप फंक्शन है हम इन्हीं के अंदर चेकिंग स्टेटमेंट्स का भी थोड़ा बहुत रोल डाल दे, ताकि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि मतलब हमारा जो स्टैक है वो इजीली वर्क करे और थोड़ा प्रेजेंटेबल लुक लगे। तो सबसे पहले हम एक इफ कमांड शो करेंगे इसमें, और इसमें हम पुश है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा स्टैक फुल हो चुका है नहीं। अगर हमारा स्टैक फुल हो चुका है तो उसके अंदर और एलिमेंट्स इंसर्ट नहीं होंगे। अगर स्टैक फुल नहीं हुआ है तो उसके अंदर से एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं स्टैक की हम लिस्ट लेंथ चेक करने के लिए हम लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। आप सबको पता होगा, किसी भी चीज़ की हमने अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है कि कितने उसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो हम लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। लेंथ के आगे हम जो पैरामीटर सेट किया था हमने st, हम उसको सेट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू। ओके, स्मॉलर देन इक्वल्स टू इस तरह से करेगा कि स्मॉलर देन ही रहने देता है, इक्वल्स टू छोड़ो। ओके, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, इक्वल्स टू रहने देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इक्वल्स टू हटाएंगे तो आपको उधर 0 1 लिखना पड़ेगा, अगर आप इक्वल्स टू रहने देते हैं तो आपको वहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। बाकी अब ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर आपने स्टैक के अंदर चेक करना है कि क्या एलिमेंट्स आपके फुल हो चुके हैं नहीं। तो लेंथ ऑफ स्टैक इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं लेंथ सेट कर देता हूँ 100। अब ये सेट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि अगर जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया कि स्टैक की लेंथ कितनी है या स्टैक का साइज कितना है, तब तक आप अपने हिसाब से यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। 100 मैंने 100 डाला, 500 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। दैट्स ऑन यू, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप कितना लिख रहे हैं। ओके, अब अगर एलिमेंट्स 100 या 100 से ज़्यादा है तो हम एक प्रिंट स्टेटमेंट रन करेंगे जिसके अंदर लिखा होगा स्टैक ओवरफ्लो। ओके, जब स्टैक फुल हो जाता है तो हम उसके अंदर एक कमांड यूज करते हैं ओवरफ्लो, एक एब्रीविएशन है जो हम डिफाइन करता है कि जो स्टैक है वो कंप्लीटली फिल हो चुका है और इसके अंदर और नए एलिमेंट्स ऐड नहीं किए जा सकते। ओके, तो हम यहाँ पे बेसिकली लिख देंगे स्टैक ओवरफ्लोड, स्टैक ओवरफ्लो या स्टैक ओवरफ्लोड, हम इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, ओवरफ्लोड लिख दिया मैंने इसे, स्टैक ओवरफ्लोड। ओके, तो इस तरह से बेसिकली वर्क करेगा। अब मैं इस स्टेटमेंट को मैंने पास कर दिया, अब मैं एल्स स्टेटमेंट पास करूंगा कि अगर वो फुल नहीं है तो किस तरह से वर्क करो। अगर वो फुल नहीं है तो सबसे पहले प्रिंट करो स्टेटमेंट, एक हम प्रिंट स्टेटमेंट देंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे आइटम बीइंग पुश्ड। ओके, स्टैक के अंदर आइटम इंसर्ट हो रही है। ओके, इस तरह से हम इसको यूज करेंगे कि आइटम बीइंग पुश्ड। फिर इसके बाद हम फंक्शन यूज करेंगे, फंक्शन हमारा अपेंड फंक्शन हमने यूज करना था तो हम इसके अंदर यूज करेंगे st, जो हमने पैरामीटर सेट किया हुआ है, डॉट अपेंड फंक्शन, और ब्रैकेट के अंदर हम अब वो आइटम डालेंगे जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं।
ओके, इसको मैंने आइटम के थ्रू एक्सप्लेन किया था, मैं वहाँ पे भी वही रख रहा हूँ। उसके बाद हम एक प्रिंट स्टेटमेंट और करेंगे ताकि हमारा प्रोग्राम मतलब थोड़ा हर एक स्टेप बाय स्टेप हमारे प्रोग्राम के अंदर थोड़ा और नीट एंड क्लीननेस दिखने लग जाए। प्रिंट स्टेटमेंट हम करेंगे इधर यहाँ पे स्टैक हैज बीन पुश्ड सक्सेसफुली या फिर आइटम हैज बीन पुश्ड इनटू द स्टैक सक्सेसफुली। इस तरह से आप कोई भी मतलब अपने हिसाब से जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसमें आप अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप इसके अंदर स्टेटमेंट एंटर कर सकते हैं। ओके, आइटम इज बीइंग आइटम हैज बीन पुश्ड सक्सेसफुल। ओके, आइटम हैज बीन पुश्ड सक्सेसफुली हम इस तरह से कमांड शो करेंगे। तो और ये हमारा स्टैक को इंसर्ट करने का फंक्शन, हमारा पूरा फंक्शन क्रिएट हो गया। ओके, इसमें हम पूरी तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि फंक्शन किस तरह से वर्क कर रहा है। अब कुछ केसेस में देखिए मैं आपको बताता हूँ कुछ केसेस में किस तरह से वर्क होता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि जो हमारा एग्जामिनर होता है वो चाहता है कि हम सिर्फ ये एल्स स्टेटमेंट लिखे, मतलब एल्स भी ना लिख के हम सिर्फ ये 3 लाइनें जिस फॉर्मेट में मतलब लिखी हुई है इसको मैं इस तरह से लिखूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरह से कहने का मतलब कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर डेफ फंक्शन है, ओके, डेफ फंक्शन क्रिएट करता हूँ मैं पुश वन नाम का, पुश वन नाम का मैं एक फंक्शन ठीक है, पुश वन नाम का मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। सेम मैं इसमें करता हूँ st और ब्रैकेट में रखता हूँ आइटम। ओके, और इसको मैं कर दूँ, अगर मैं पुश वन को इसको करूँ तो हमारा कभी कभी एग्जामिनर चाहता है कि हम सिर्फ इतनी सी लाइन लिखे और वो हमें उस चीज़ के नंबर दे दे। ओके, ये सिर्फ 3 लाइनें लिखने के हमें वो नंबर दे दे। लेकिन कुछ एग्जामिनर्स क्या होते हैं वो हमारा क्रिएटिविटी चेक करना चाहते हैं। तो अगर हमने ये इफ स्टेटमेंट डाल के पूरा स्टेटमेंट लिखा है तो उसको एक पूरा एक सीक्वेंस में आ जाता है। ओके, बेसिकली ये दोनों में काम सेम चीज हो रही है। ओके, बस एक में हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है और दूसरे में हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, दूसरे में हम उसको प्रोसेस नहीं कर रहे, तो उससे प्रॉब्लम कोई नहीं होगी ना, आपके नंबर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। बस एक मतलब क्वेश्चन की एक पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी जिससे आपके अदर क्वेश्चन में नंबर इनहेंस हो सकते हैं। ओके, ये मतलब बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स है, अगर आप यूज करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो बेसिकली ये 3 लाइन का फंक्शन भी इनफ है, लेकिन इसे हम मोर देन इनफ मान सकते हैं। ओके, ये मोर देन इनफ है और ये एक अच्छा प्रेजेंटेबल लुक दे सकता है आपके प्रोग्राम को। मैं आपको प्रेफर ये करूंगा, लेकिन आप अपने सहूलियत के हिसाब से या अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इन दोनों में से कोई भी पुश फंक्शन यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपने स्टैक को ओवरफ्लो या शो करना है तो फिर आपको इस तरह का फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। दैट्स अबाउट इट। और मैक्सिमम केसेस में उन्होंने शो नहीं किया होता कि आप ओवरफ्लो या अंडरफ्लो को या स्टेटस चेक करें। ओके, मैक्सिमम केसेस में नहीं दिया होता, तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में अगर आपको दिया हो तो आप इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके, तो हमने एलिमेंट को इंसर्ट करना सीख लिया कि हम एलिमेंट्स को इंसर्ट किस तरह से करते हैं। ओके, तो अब हम स्टेटस चेक करने की बात करते हैं। अब स्टेटस चेक में हम क्या क्या स्टेटस चेक करते हैं, मैं आपको एक बेसिकली रफ आइडिया दे दूं। स्टेटस में हम चेक देते हैं कि क्या आइटम ओवरफ्लो हो चुके हैं, स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं हो गया, स्टैक अंडरफ्लो मतलब स्टैक के अंदर 0 आइटम्स है और उसके बाद हम पुश कर रहे हैं, क्योंकि स्टैक के अंदर आइटम्स ही नहीं है और हम उसके अंदर पुश कर रहे हैं, तो वो अंडरफ्लो की कैटेगरी में आ जाता है। तो स्टैक अंडरफ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, स्टैक ओवरफ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर किस तरह से मतलब बाकी जो चीजें हैं हम इसके अंदर चेक करेंगे कि स्टैक का स्टेटस किस तरह से है, स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स और इंसर्ट हो सकते हैं, कितने एलिमेंट्स और इंसर्ट नहीं हो सकते। मतलब बेसिक फंक्शन अगर मैं आपको बोलूं स्टेटस के अंदर क्या चेक करते हैं, तो कि आइटम ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है या आइटम अंडरफ्लो तो नहीं हो रहा, बस यही दो चेक करते हैं। तो हम बेसिकली इन्हीं दो से रिलेटेड एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। ओके, तो डेफ फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। डेफ हम सी के चेक नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। आप इसमें अपनी मर्जी का कोई भी फंक्शन क्रिएट, आप फंक्शन का नाम रखें कोई उसमें। अब चेक के अंदर मैं एक पैरामीटर सेट कर देता हूँ st, मतलब स्टैक का नाम, क्योंकि अगर स्टैक उसको पता होगा वो तभी तो बता पाएगा ना कि स्टैक ओवरफ्लो है अंडरफ्लो है, किस तरह से वो करता है। ओके, तब मैं प्रोग्रामर ही क्या जो कॉपी पेस्ट ना करे, तो मैं यहाँ से कुछ लाइंस कॉपी पेस्ट मारता हूँ। ओके, कॉपी पेस्ट करते हैं और इस तरह से चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने चेक के अंदर स्टेटमेंट डाल दी, अगर उसकी लेंथ 100 से ज़्यादा है तो प्रिंट करो स्टैक ओवरफ्लोड है। और इसी को मैं इसको एज इट इज एज स्टेटमेंट में इसको लिख देता हूँ, या फिर एज स्टेटमेंट में नहीं, मैं इसको एलिफ स्टेटमेंट में लिखता हूँ। ओके, एलिफ स्टेटमेंट में थोड़ा अच्छा इफेक्ट आएगा। एलिफ स्टेटमेंट में चेक करना। ओके, एलिफ में हम किस तरह से करेंगे, एलिफ लेंथ ऑफ st इज स्मॉलर देन इक्वल टू, अब यहाँ पे हम स्मॉलर देन का फंक्शन लगा देंगे। ओके, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 0। ओके, अगर हमारे स्टैक की जो लेंथ है वो स्मॉलर देन या इक्वल टू 0 है
तो हमारे यहाँ पे प्रिंट होगा स्टैक अंडरफ्लो, अंडरफ्लो। ओके, स्टैक अंडरफ्लोड हम इस तरह से स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़े से एक्सक्लेमेशन मार्क्स डाल सकते हैं ताकि थोड़ा सा प्रोग्राम थोड़ा इफेक्टिव तरह से रिप्रेजेंट हो। हम यहाँ पे ऊपर भी थोड़े से हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स डाल सकते हैं ताकि थोड़ा सा लगे कि बच्चे थोड़ा वहाँ पे अटेंशन का मार्क आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम आपको एल्स और इफ और एलिफ हमने स्टेटमेंट रख दिया। अब एल्स स्टेटमेंट हम प्रिंट कर देंगे अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं स्टैक इन रनिंग स्टेटस। ओके, स्टैक इन रनिंग स्टेटस हम इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं RUN स्टैक इन रनिंग स्टेटस हम इस तरह से लिख देते हैं। ओके, जो स्टैक के रनिंग इसमें स्पेलिंग में डाउट है आप चेक करके ले लीजिए, मेरे सब सही लग रहा है मुझे। ओके, तो प्रिंट स्टैक इन रनिंग स्टेटस हम इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो हमारा स्टैक प्रिंट हो जाएगा कि अगर वो ओवरफ्लो है तो ओवरफ्लो प्रिंट होगा, अंडरफ्लो है तो अंडरफ्लो प्रिंट होगा। लेकिन अगर ऐसे इनमें से कुछ भी नहीं है तो वो प्रिंट कर देगा रनिंग स्टेटस में है। अभी इसके अंदर हम वर्क कर सकते हैं। ओके, पुश एंड पॉप स्टेटमेंट हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली अभी तक क्या पढ़ा, हमने स्टैक को क्रिएट करना सीखा, दो फंक्शन हमने क्रिएट करने के सीखे हमने स्टैक को। फिर इंसर्ट एलिमेंट्स हमने पढ़ा कि एलिमेंट के अंदर लास्ट के अंदर एलिमेंट इंसर्ट कैसे करते हैं स्टैक के अंदर। तो उसके हमने एक दोनों फंक्शन सीखे हमने। आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट करें अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेटस चेक करना है, आप स्टेटस चेक करते टाइम आप सिर्फ ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की स्टेटमेंट रहने दे सकते हैं। अगर आपकी मर्जी है तो आप रनिंग स्टेटस की कमांड भी डाल सकते हैं। दैट्स अप टू यू। ओके, आप किस तरह से उसे रन करवाना चाहते हैं, या फिर आप इन दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग फंक्शन क्रिएट करेंगे तो ओवरफ्लो के लिए आपको फंक्शन का नाम मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सजेस्ट रखें आप चेक फुल। ओके, चेक फुल नाम का, मतलब ओवरफ्लो के लिए आप एक फंक्शन का नाम चेक फुल रखें, और आप जब अंडरफ्लो आपने शो करना तो उसमें आप फंक्शन का नाम चेक एम्प्टी रखें। इस तरह से आप फंक्शन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, आप आगे आपकी मर्जी, आप किस तरह से नाम रखना चाहते हैं उसके। तो रिलेटेबल नाम रखें, जिस जो काम वो कर रहा है उससे रिलेटेबल अगर नाम रखेंगे फंक्शन का तो थोड़ा सा एग्जामिनर को देखने में भी अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को समझने में आप प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ओके, और ये का इफेक्ट और क्वेश्चंस के नंबर्स पे भी पड़ता है। रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम लास्ट, अगर अब रिमूव करने की बारी आती है, अब हम इसके लिए पॉप फंक्शन यूज करते हैं। आपको पता होगा कि अगर हमने किसी भी लिस्ट के लास्ट से एलिमेंट रिमूव करना है, ओनली लास्ट से, तो हम यूज करते हैं पॉप फंक्शन। ओके, पॉप फंक्शन क्या करता है, लिस्ट के लास्ट से एलिमेंट रिमूव करता है, और रिमूव फंक्शन क्या करता है, बीच में कहीं से भी रिमूव करता है। ओके, लेकिन हमने लास्ट से ही रिमूव करना है क्योंकि जो स्टैक है वो उसी स्ट्रक्चर में वर्क करता है। मैंने आपको डाटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल के थ्रू बताया कि स्टैक किस तरह से वर्क करता है। तो उसमें हमारे पास एक ही कंडीशन है कि हम सिर्फ उसे लास्ट के थ्रू ही रिमूव कर सकते हैं आइटम्स को। ओके, तो हम अगर डेफ एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसका नाम हम रखेंगे पॉप फंक्शन ही रखेंगे इसका नाम, क्योंकि इसके अंदर एब्रिविएशन में हम पॉप ही यूज करते हैं और फंक्शन भी हम पॉप रखते हैं। अब इसके अंदर जो मैं पैरामीटर सेट करूंगा, पैरामीटर इसके अंदर मैं सेट करूंगा st, मतलब हम स्टैक का ही पैरामीटर सेट करेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट डिलीट करेगा ही करेगा। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए, तो पॉप st से हम ट्राई करें अगर, तो हम रिमूव करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, प्रिंट स्टेटमेंट पहले हम इसको हम दोनों पुश की तरह ही स्टडी करने की कोशिश करेंगे ताकि ये थोड़ा और इफेक्टिव और अच्छा लगे। पहले मैं अंडरफ्लो वाली स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूँ। आपको पता है प्रोग्रामर है किस, अब पेपर में आप कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन मतलब अगर आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो आप उस फंक्शन एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि ये टाइम बचाता है हमारा, तो प्रोग्रामर्स के लिए टाइम भी तो सब कुछ होता है। तो अब बेसिकली इसको कॉपी पेस्ट करें। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग कर देता हूँ, POPING, आइटम बीइंग पॉपिंग या पॉप्ड, आइटम बीइंग पॉप्ड या आइटम बीइंग पॉपिंग लिखते हैं। ओके, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में, तो फिर हम यहाँ पे आइटम तो सेट करेंगे नहीं, और यहाँ पे फंक्शन हमने यूज करना है पॉप, और यह आइटम हैज बीन पॉप्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे पास्ट टेंस में चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारा पॉप फंक्शन क्रिएट होगा। मैं आपको वापस समझा रहा हूँ, हम पॉप फंक्शन को नॉर्मली भी लिख सकते हैं। अगर मैं डेफ पॉप 1 करूँ और इसके अंदर मैं st कमांड दे के
इसको एंटर करके यहाँ पे मैं सिंपली ये 3 लाइंस का भी स्टेटमेंट प्रिंट कर सकता हूँ, या फिर अगर आपको ये 3 लाइंस ही पसंद नहीं है, आप ऊपर वाली लाइन हटा दीजिए। ओके, चलिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें आपको बताता हूँ, अगर आप ऊपर वाली लाइन में हटा सकते हैं, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट्स आप उससे प्रोग्राम को थोड़ा सा अच्छा लुक, प्रेजेंटेबल लुक बनाने के लिए दे रहे हैं, बाकी इसमें इन स्टेटमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आप भी नहीं लिखेंगे तब भी ये चलेगा, लेकिन थोड़ा सा एक प्रेजेंटेबल लुक देता है तो हम इसलिए लिखते हैं। तो अभी तक आपको पॉप स्टेटमेंट मैंने करा दी, पॉप किस तरह से होता है, एलिमेंट को रिमूव किस तरह से करते हैं, चेक स्टेटस चेक कैसे करते हैं स्टैक का, फिर स्टैक के अंदर हम एलिमेंट्स को पुश किस तरह से करते हैं, फिर इंसर्ट किस तरह से करते हैं, और हम स्टैक को क्रिएट किस तरह से करते हैं। ओके, अब लास्ट हमारे पास है शोइंग एंड डिस्प्लेइंग। अब इसके मैं 2 फंक्शंस क्रिएट करूंगा, डिस्प्ले करने के लिए अलग और ट्रैवर्स करने के लिए अलग। ओके, डिस्प्ले करने के लिए हम फंक्शन क्रिएट करेंगे डेफ डिस्प्ले। डेफ डिस्प्ले रख के अगर मैं इसके एक आर्गुमेंट पैरामीटर में मैं इसका st सेट कर दूं और फिर मैं इसको प्रिंट करूं, इसके अंदर हम प्रिंट स्टेटमेंट डाल सकते हैं आइटम, यहाँ पे स्टैक इज बीइंग डिस्प्लेड। ये आपका मतलब जो ये प्रिंट स्टेटमेंट्स में डाल रहा हूँ, ये क्या बनाते हैं कि आपके जो कोड है उसको थोड़ा और मोर प्रेजेंटेबल बनाते हैं, मतलब जो बंदा कोड पढ़ेगा उसको ऑटोमेटिकली समझ आता रहेगा कि आप किस तरह क्या कहना क्या चाहते हैं, आपका कोड क्या सिग्निफाई कर रहा है। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मैटर करता है। स्टैक इज बीइंग डिस्प्लेड, स्टैक इज बीइंग डिस्प्लेड हम कर सकते हैं। फिर हम कर सकते हैं यहाँ पे, अब देखिए स्टैक हम जब भी डिस्प्ले करेंगे उसे हम रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करेंगे। स्टैक को हम रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले क्यों करेंगे, इसका कारण ये है क्योंकि हम जो स्टैक है वो हमेशा, आपको पता है कि जब भी हम आइटम रिमूव करते हैं तो वो लास्ट से करते हैं। ओके, तो अगर हम एक एक आइटम रिमूव करके अगर हम किसी और प्रिंट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्टैक से आइटम्स लेकर हमारे प्रिंट स्टेटमेंट में डाल रहे हैं, तो वो निकलेगी आइटम्स हमेशा लास्ट से, तो लास्ट से इंसर्ट होती रहेंगी, इसमें इंसर्ट होती रहेंगी, तो हमारा जो होगा डिस्प्ले कमांड वो हमारी रिवर्स ऑर्डर में चलेगी। तो हम प्रिंट स्टेटमेंट रिवर्स ऑर्डर, एक रिवर्स फंक्शन होता है लिस्ट के अंदर जो पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देता है, तो हम उसी मेन फंक्शन को यूज करेंगे ताकि प्रोग्राम ज़्यादा प्रॉब्लमदायक ना हो, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉब्लमदायक, न्यू वर्ड, कष्टदायक, प्रॉब्लमदायक, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं वर्ड्स को। न्यू वर्ड्स क्रिएट होते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रिंट हम स्टेटमेंट, इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट क्यों करेंगे आप, हाँ पे से हम प्रिंट कर सकते हैं, इसमें कोई क्योंकि हमें प्रिंट करना पड़ेगा, स्टैक प्रिंट कर रहे हैं तो हम इस तरह से प्रिंट करेंगे इसे st डॉट रिवर्स। ओके, st डॉट रिवर्स क्या करेगा, पूरा का पूरा स्टैक रिवर्स करके हमें प्रिंट कर देगा। और हम इसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट और प्रिंट कर सकते हैं, स्टैक हैज बीन, स्टैक हैज बीन डिस्प्लेड। ओके, मैंने f लिख दिया, यहाँ पे f की कोई जरूरत नहीं है, स्टैक हैज बीन डिस्प्लेड इस तरह से लिख सकते। डिस्प्ले फंक्शन आपको मैं आई होप समझ आया होगा। अब हम फंक्शन यूज करेंगे ट्रैवर्स करने का। ओके, ट्रैवर्स फंक्शन यूज करेंगे। ये बेसिकली st, हम इसके अंदर भी पैरामीटर st लेंगे। ओके, होप आप बोर ना हो रहे हो, बहुत देर से वीडियो चल रही है तो आप थोड़ा सा हाइड्रेट हो जाएं, वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा हाइड्रेट हो जाएं और फिर उसके बाद वापस से वीडियो देखें, क्योंकि इसके बाद हम एक पूरा रिकैप लेंगे तो आपको वापस से समझ आ जाएगा कि इसमें हम क्या क्या गलत कर रहे हैं, क्या क्या सही कर रहे हैं। ओके, वीडियो पॉज कीजिए और थोड़ा सा हाइड्रेट कर लीजिए अपने आप को। तो चलिए हम फिर अगला करते हैं अभी डेफ ट्रैवर्स। ट्रैवर्स हम किस तरह से करेंगे प्रोग्राम को, सबसे पहले हम सेम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे प्रोग्राम का थोड़ा लुक बेहतरीन बनाने के लिए। यहाँ पे हम ट्रैवर्सिंग कर देंगे, ट्रैवर्सिंग TRAVERSING, स्टैक इज बीइंग ट्रैवर्सिंग। ओके, हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें प्रिंट स्टेटमेंट है, इसमें हम यहाँ पे फॉर लूप रन करेंगे। ओके, फॉर हम इस तरह से प्रिंट करेंगे, फॉर आइटम इन st डॉट रिवर्स, st डॉट रिवर्स करके हम इसको इस तरह से रन करेंगे और यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट कर देंगे, प्रिंट आइटम। ओके, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे सारे आइटम्स को रिवर्स ऑर्डर में लेके प्रिंट करता रहेगा। और फिर इसके बाद हम एक लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे, स्टैक हैज बीन ट्रैवर्स्ड।
TRAVERSED ट्रैवर्स्ड, स्टैक हैज बीन ट्रैवर्स्ड। ओके, तो इस तरह से हम बेसिकली इसे प्रिंट कर सकते हैं ताकि हमारा स्टैक ट्रैवर्स हो जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बेसिकली इसमें प्रॉब्लम आती है कि हमें पेपर में कौन सा फंक्शन यूज करना है। पेपर में क्वेश्चन दो टाइप्स के पूछे जाते हैं। अगर उन्होंने सिर्फ डिस्प्ले करने को बोला स्टैक को, नो डाउट आप पहला वाला यूज करेंगे। अगर उन्होंने बोला है कि पॉप एंड डिस्प्ले, ओके, कभी कभी क्या करते हैं, हमें कंफ्यूज करने के लिए यूज करते हैं पॉप एंड डिस्प्ले द स्टैक, तो उस केस में आप ट्रैवर्सिंग वाला फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हम पॉप तो नहीं कर रहे लेकिन मतलब एक एक एलिमेंट को हम रिमूव करके दिखा रहे हैं। या फिर अगर पॉप वाला आता है तो आप उसके लिए जो स्पेसिफिक फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं वो आप शो, एक फंक्शन हम डेफ शो करना का क्रिएट करते हैं जिसमें हम st एज अ पैरामीटर सेट कर देते हैं। इसमें देखिए अब उन्होंने बोला है पॉप एंड शो, तो हमें पहले आइटम्स को पॉप करना पड़ेगा और शो करना पड़ेगा। तो हम बेसिकली फॉर i इन रेंज सेट कर सकते हैं। हम i इन रेंज हम सेट करेंगे 0 से लेकर 0 टू लेन, ओके, 0 टू लेन ऑफ st से लेकर ये पूरे प्रिंट होगी। और हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि st डॉट पॉप, और इस पॉप को हम एक फंक्शन एक आइडेंटिफायर के अंदर, मान लीजिए हम a वेरिएबल के अंदर इस फंक्शन को डाल देते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो अब जब हमने अब इसके बाद हम प्रिंट करेंगे प्रिंट a स्टेटमेंट, ओके, तो ये क्या करेगा, हमारा आइटम पहले पॉप होगा, प्रिंट होगी, फिर लूप चलेगा, फिर आइटम पॉप होगी, प्रिंट होगी, फिर लूप चलेगा, फिर आइटम प्रिंट होगी, पॉप होगी, प्रिंट होगी, फिर इस तरह से मतलब चलता रहेगा। और लास्ट में हम कर सकते हैं स्टैक हैज बीन पॉप्ड एंड डिस्प्लेड। स्टैक हैज बीन पॉप्ड एंड डिस्प्लेड, इसको मैं कर देता हूँ इसको एक स्ट्रिंग में क्रिएट कर देते हैं ताकि मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं, जब पाइथन 2 यूज करते थे, अभी हम पाइथन 3 पॉइंट वर्जन यूज कर रहे हैं, तो एक बात बताऊं, अगर हम पाइथन 2 यूज करते थे, ओके, पाइथन के सेकंड वर्जन यूज करते थे या फर्स्ट वर्जन यूज करते थे, फर्स्ट वर्जन का आई एम नॉट श्योर, बट सेकंड वर्जन में हम इस चीज का, हम जो प्रिंट स्टेटमेंट होती थी, प्रिंट फंक्शन कीवर्ड यूज करते थे, फिर हम मतलब फंक्शन प्रिंट जो हमारा कीवर्ड है, फंक्शन है, हम जिस तरह से यूज करते थे, इसके आगे एक स्पेस डालते थे और हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्ट्रिंग डाल देते थे और वो स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता था। लेकिन जब हम पाइथन 3 यूज करें, जो हमारे सिलेबस में पाइथन 3 है, उसमें हमें ब्रैकेट्स भी डालने पड़ते हैं। आपको एक फन फैक्ट बता रहा हूँ मैं कि पाइथन 3 से पहले पाइथन 2.6 या 2.5 में इसमें हम ब्रैकेट्स के बिना ही हम स्ट्रिंग को या मतलब पैरेंथेसिस के बिना ही हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करते थे। ओके, तो इतना सा आपको समझ आ गया होगा। हमने शो के भी कर दिए फंक्शन, अलग अलग हमने डिफरेंट फंक्शंस किए। सबसे पहले मैं आपको एक रिवाइज करवा देता हूँ अपने फंक्शन किस तरह। सबसे पहले हमने स्टैक को क्रिएट किया। स्टैक को क्रिएट करने के हमने 2 फंक्शंस यूज किए, 2 तरीके यूज किए मेथड्स। सबसे पहला मेथड हम बेसिकली जो हमारा नॉर्मल मेथड है और एक है फंक्शन के थ्रू मेथड, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। मेरी बार सलाह आपसे ये रहेगी आप फॉर्मल मेथड ज़्यादा मेनली यूज करें। इनफॉर्मल कभी कभी वर्क करेगा, कभी कभी वर्क नहीं करेगा, मतलब स्टैक में तो वो करेगा लेकिन आपके क्वेश्चन के आंसर्स के हिसाब से। ओके, कभी कभी वर्क करेगा और कभी कभी वर्क नहीं करेगा। तो इंसर्टिंग एलिमेंट है लास्ट। इंसर्टिंग एलिमेंट इंसर्ट करने के मैं आपको 2 फंक्शंस बताए। मोर ओकेजनली आप ये यूज करें, ओके, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आपके प्रोग्राम में या फिर आपका क्वेश्चन कम मार्क्स का है तो आप बेसिकली सिर्फ इतना सा प्रोग्राम यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, इतना मैं आपको तब यूज करूँ, आप मार्क्स के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में प्रोग्राम आ रहा है और यही सेम प्रोग्राम 4 लाइनों में भी हमने खत्म कर दिया। तो बेसिकली हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं लाइंस को, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, नहीं तो मैं अगर आप मुझे बोलो तो मैं इसको थोड़ा और छोटा कर सकता हूँ फंक्शन को, ताकि थोड़ा समझने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन एक अच्छा सा वो होगा कि एक ही लाइन के अंदर ही पूरा पूरा फंक्शन फिट हो सकता है। जो ये 7 लाइन का फंक्शन है सिर्फ एक लाइन में पूरा पूरा फंक्शन फिट हो सकता है। ओके, तो उसको हम इतना डीप ना जाते हुए हम उसका पूरा यूज करेंगे। तो अब स्टैक हम इस तरह से यूज करते हैं। ओके, पुश फंक्शन हम इस तरह से, मैं आपको 2 फंक्शंस क्रिएट कर दिया, आपके हिसाब से आप जो क्वेश्चन में आपको सूटेबल लगता है आप यूज करें। चेकिंग स्टेटस चेक करने के लिए आपको इसी तरह का फंक्शन यूज करना है। इसमें आप मिनिमाइज या एक्सक्रीट क्या कर सकते हैं,
सिर्फ अंडरफ्लो और ओवरफ्लो की कमांड्स रख सकते हैं आप, या प्रिंट स्टेटमेंट रख सकते हैं आप। इस एल्स स्टेटमेंट को बिल्कुल ही हटा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एल्स स्टेटमेंट इसलिए है कि ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो प्रेजेंटेबल लगे। ओके, जो चेकर है उसको समझ आए कि बेसिकली बच्चा कर क्या रहा है। तो उसमें आपको इस क्वेश्चन में तो आपको मार्क्स बढ़ा नहीं सकता, लेकिन बाकी क्वेश्चंस में आपके एक आधा नंबर या 2 नंबर्स बढ़ा सकता है, 1 या 2 नंबर्स बढ़ाए जा सकते हैं। वो चेकर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चेकर का आप जितना अच्छा मूड करोगे वो उतने आपको उतने अच्छे नंबर्स देंगे। रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम लास्ट, अब पॉपिंग एलिमेंट या रिमूविंग एलिमेंट को हम किस तरह से करते हैं, डेफ पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन यूज करते हैं हम, इसमें मैंने आपको एक फंक्शन बताया कि हम मतलब चेक करेंगे कि पहले वो 0 एलिमेंट्स है ही नहीं उसमें, अगर 0 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तब वो अंडरफ्लो प्रिंट करेगा, नहीं तो वो एलिमेंट को पॉप कर देगा। और यही फंक्शन अगर आपने अंडरफ्लो शो नहीं करना है या अंडरफ्लो की स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करनी है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो पूरा का पूरा फंक्शन, ये बहुत ही बेस्ट रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन को डिस्प्ले करने की, डिस्प्ले करने के लिए 3 तरीके हैं। या तो अगर उन्होंने सिंपली डिस्प्ले बोला हुआ है तो आप इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर उन्होंने ट्रैवर्स बोला हुआ है स्ट्रिंग को करना है या स्टैक को करना है तो आप इस फंक्शन को यूज करें। और अगर उन्होंने फंक्शन प्रोग्राम में आंसर में लिखा हुआ है पॉप एंड डिस्प्ले या फिर पॉप एंड ट्रैवर्स या पॉप एंड शो, मतलब पॉप के साथ उन्होंने डिस्प्ले जैसी कोई कमांड का यूज किया तो आप इस फंक्शन को यूज करें, 100% आपको इस चीज के नंबर मिलेंगे, इसमें आपका कोई नंबर नहीं काट पाएगा। ओके ओके, होपफुल आपको समझ आ गया होगा ये किस तरह से वर्क हो रहा है। स्टैक के मैंने बेसिक फंक्शंस आपको सारे बता दिए, किस किस तरह के स्टैक के फंक्शंस होते हैं, क्या वर्क होता है इसमें, क्या क्या नहीं होता। क्यू के फंक्शंस मैं आपको बताता, लेकिन क्यू सिलेबस में नहीं है तो वो थोड़ा सा ओवर हो जाएगा, आपके समझने के लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। एट लास्ट अगर आप हैनोई प्रॉब्लम के बारे में और जानना चाहें या आपको लगे कि हैनोई प्रॉब्लम कुछ हो सकता है हैनोई प्रॉब्लम में जो आप समझे, मैं आपको एक मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं ऐसे हैनोई प्रॉब्लम की, कि अगर आपने हैनोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लिया कि हैनोई का जो टॉवर है उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा हैनोई मतलब स्टैक को समझना। आपको स्टैक समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ अगर आपने उसको समझ लिया तो। ओके, एट लास्ट पेपर में आपने लिख के आना ये चैप्टर 5 नंबर का है एंड होप आपके ये चैप्टर के 5 नंबर कहीं ना जाए, पूरे के पूरे इसमें 5 नंबर लीजिए। बेसिक का क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे, इन्हीं फंक्शन से पूछे जाएंगे या 1-2 डेफिनेशंस पूछी जा सकती है आपको पॉप किस तरह से यूज होता है। मैंने आपको जो वर्बली बताए हैं या जो डेफिनेशन स्टैक से रिलेटेड, डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड बताई है, उन डेफिनेशंस को आप एक बार रिवाइज कर लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप चाहें तो इन चीज़ों के मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो ये कोड है मैं आपको ये कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, कमेंट सेक्शन में या फिर मैं इसके एक PDF क्रिएट करके आपको सेंड कर सकता हूँ, और मैं जो हमारा स्लाइड है मैं उसकी भी एक पिक्चर आपको सेंड कर सकता हूँ या PDF सेंड कर सकता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो चीज़ समझने में, आप मतलब उसको अच्छी तरह से पढ़ पाएँ। ओके, तो हो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।